हाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं था ऐसा। बस ये था विश्वास कि ईश्वर जो कुछ कराएंगे वो अच्छा कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, मुलाकात कीजिए एक कुशल वक्ता, नेतृत्वकर्ता एवं मृदुभाषी व सौम्य स्वभाव जिनके व्यवहार में झलकता है। वहीं हर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हंसते हुए मुकाबला किया और एक सुदृढ़ दीवार बन कार्य को पूरा भी किया। रीवा नगर निगम की निवर्तमान महापौर, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष व प्रदेश भाजपा कार्य समिति की सदस्य श्रीमती ममता गुप्ता जी अपने पैतृक राजनीतिक घराने से राजनीति को आगे बढ़ाते हुए रीवा नगर निगम में महापौर बनी। श्रीमती ममता गुप्ता जी, उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्वागत करता हूं। सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है ममता जी। नमस्कार शैलेंद्र जी, आपका भी। ममता जी, आपने हमारे इस शो में आकर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए हम सभी की ओर से आपका धन्यवाद। और अगर हम बातचीत आगे बढ़ाएं तो देखा गया कि आपकी जो राजनीति है वो ससुराल में नहीं थी, बल्कि ये कहा जाता है कि आपके पैतृक घराने में कुछ ऐसा माहौल था। अगर कहूँ कि मातृपक्ष और ससुराल पक्ष, मायका पक्ष, दोनों जगह से संघ परिवार से मेरा एक गहरा नाता रहा और जो हमारी जीवन शैली थी वो संघ को प्रभावित करती हुई रही है। और मायके में माँ से कर्मठता और पिता के द्वारा अपने सिद्धांतों के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करने का जो एक संस्कार मिला, उसके साथ अपने उन संस्कारों और शिक्षा के साथ मैं ससुराल में आई। और ससुराल में मेरे बाबा ससुर जी, स्वर्गीय श्री रामगोपाल गुप्ता जी, वे राजनीति में विधायक रह चुके थे। और ससुराल पक्ष में बाबा ससुर जी के बाद उस पूरे परिवार में, खानदान में मैं राजनीति में आई। ये एक जरूर मतलब एक जनरेशन के बाद जो है, हाँ जी, लंबे अंतराल के बाद राजनीति में मेरा आना हुआ। तो आप एक कुशल गृहिणी थी और उसके बाद जब राजनीति में आई तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। स्वाभाविक है, किंतु होता है जीवन में, यदि अंधेरा है तो उजाला होकर रहेगा और यदि बहुत उजाला है तो धीरे धीरे सांझ होनी ही होनी है। तो ये तो जीवन का चक्र है और ये सब आता है। जब आप रीवा नगर निगम में महापौर चुनी गई जी, उस दौरान आपको कैसा महसूस होता? सच कहूँ तो जब ये चुनाव संपन्न हुआ और घोषणा होने के बाद जब मुझे नगर की प्रथम सेविका के दायित्व का जब मुझे निर्वहन का भार मिला, तो सिर्फ इतनी ही सहजता मेरे अंदर थी कि अभी मैं अपना घर संभाल रही हूँ, अब मुझे अपना शहर संभालना है। सिर्फ इतना ही भाव था। तो इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बैठा पाती रही? परिवार का संबल बहुत, मुझे मेरे घर पर मेरे ससुर जी हैं, बुजुर्ग हैं वो, उनका आशीर्वाद और मेरे पतिदेव का साथ और मेरे बच्चों का कॉपरेशन बहुत बड़ी चीज़ थी। और बहुत अच्छा उन लोगों ने मुझे मनोबल दिया और इसलिए मैं उस सामंजस्य को बिठा पाई। जब हम किसी पद में आते हैं तो हमारे साथ प्रशंसा और आलोचनाएं साथ साथ चलने लगती हैं। आपने कैसा अनुभव किया? हाँ, ऐसा होता ही है। और मेरे साथ ऐसा है कि जो मैंने कहा ना कि पिता के संस्कार यही मिले थे कि प्रभाव का अहम कभी नहीं आना चाहिए जीवन में और बेटा पैर हमेशा ज़मीन पर हो, इस भाव को मैंने हमेशा अपने अंदर जीवंत रखा। महापौर जैसा एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित दायित्व मिलने के बाद मेरा झुकाव मेरी जिम्मेदारियों की ओर था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना महिमा मंडित पद मिला है तो मुझे कुछ ऐसा ना, उस पद का अभिमान नहीं था पर स्वाभिमान के साथ जी। जब चुनाव हुआ और घोषणा हुई तो क्या इसके पहले आपके मन में आया था कि नहीं मैं बनूंगी ही? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं और ना कोई ऐसे जीवन का। प्रायः ये देखा जाता है कि जब घोषणा होने वाली होती है तो लोगों के मन में आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं था मुझे। हर्ष विषाद न कछ मन माही। हाँ बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं था ऐसा। बस ये था विश्वास कि ईश्वर जो कुछ कराएंगे वो अच्छा कराएंगे, ये था, ये विश्वास था। आपने सदन में कई बार लोगों को समझाया भी और बहुत सारी बातें भी रखी और शहर के विकास के लिए बहुत सारे कार्य भी किए। आपके मन की कोई ऐसी इच्छा जो आप चाहती नहीं हो कि विपक्ष जो है उस मुद्दे पर चर्चा करे जिससे कि शहर विकास को प्रभावित हो और शहर विकास अच्छे तरीके से हो सके, लेकिन सदन में नहीं आ पाया हो? नगर निगम का जो हमारा बजट तैयार होता था, तो पहले वर्ष से ही मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी इस बात की कि पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके मद्देनज़र मैं चाहती थी कि मेरे शहर में विद्युत शवदाह बने, तो उससे पर्यावरण को भी हम बचा पाएंगे, लकड़ियों का दोहन भी रुकेगा और हम एक अच्छी सुविधा अपने शहरवासियों को दे पाएंगे। पर बजट में रखने के बावजूद हम उस काम को नहीं कर पाए, वो मलाल जरूर है कि विद्युत शवदाह बन जाना था हमारे शहर में, पर नहीं बन पाया। बहुत सारे गतिरोध रहते हैं, तो वो सारी बातें आई तो नहीं हो पाया। आपके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको जो है कहीं ना कहीं कचोटती हो? ऐसे वाक्य तो बहुत सारे थे, बड़े कटु अनुभव हैं जीवन के, किंतु फिर भी वो जीवन में बहुत अच्छी सीख भी दे गए ना। कोई एक ऐसा अनुभव जो मतलब बहुत ही कटु रहा हो लेकिन आज वो ही आपके लिए आगे बढ़ने के प्रेरित कर रहा है? घटना के रूप में तो क्या कहूँ, बाकी इस दायित्व में आने के बाद एक संकल्प जो मैंने लिया था, एक शुचितापूर्ण राजनीति के लिए, सत्यनिष्ठा के साथ काम करने का, उसके लिए जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि संकल्प मेरा अपना व्यक्तिगत था, पर मेरे संकल्प को शक्ति देने वाली मेरी एमआईसी थी। मैं अपने एमआईसी के सभी सदस्य भाई बहनों के प्रति आजीवन आभार व्यक्त रखूंगी और कृतज्ञता का भाव रखूंगी कि यदि उनका साथ नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ये चीज़ मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। जब आप राजनीति में आई तो किसी न किसी को आपने अपना आदर्श भी बनाया होगा? आदर्श मैं गुरु के रूप में कहूँ, माता पिता के रूप में कहूँ, जो भी कहूँ, मेरे जीवन में जो कुछ इतना कुछ आया मिला, मैं यही मानती हूँ कि ईश्वर की कृपा, हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप और माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। तो चूंकि राजनीति में भी आना मेरा कोई उद्देश्य कभी नहीं रहा, तो ऐसा तो नहीं मानती, मेरे माता पिता ही मेरे को सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़े आदर्श थे, पर राजनीति के पथ पर मैं जिनकी भी उंगली लेकर पकड़कर चली हूँ, मैं सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सिखाया, जो कुछ बताया, जो कुछ मुझसे चुनौतियों का सामना करने का जो उन्होंने मुझे धैर्य और ढांढस दिया, वो मेरे लिए अमूल्य रहा जीवन। संगठन में है, सत्ता में है, सभी लोग सभी थे इस तरह से हमको, पर समय से पे अब अगर रीवा की राजनीति की अगर बात करूं, तो रीवा की राजनीति में हमारे लिए एक सर्वमान्य नाम होता है माननीय राजेंद्र शुक्ल। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे साथ। स्वच्छता की बात करें, नगर निगम इस समय जो है काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है स्वच्छता को लेकर, और आपने अपने कार्यकाल में स्वच्छता मिशन के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया था और जिसका नाम लिम्का बुक में भी लिखा गया था। जी। आपने एक बहुत बड़ी मानव श्रृंखला जो है बनवाई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि हम स्वच्छता का जो सर्वेक्षण होता है उसमें अपने आप को कायम नहीं रख पाए? देखिए, जब हम किसी दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो तीन अपनी ओर होती है, होती ना, ये एक स्वाभाविक बात है। ये भी बिल्कुल सच है कि रीवा नगर निगम को इंडिया फास्टेस्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला था, है ना। उस समय हमारे आयुक्त थे श्री कर्मी शर्मा जी। तो हम शायद 395 और 97 रैंक में थे, और उसके बाद हम 35वें में आ गए थे, 34वें 35वें रैंक में आ गए थे। तो
नगर निगम का अमला, नगर निगम की व्यवस्था, नगर निगम के संसाधन अपनी जगह थे, पर रीवा नगर के रहवासियों ने, यहाँ के जनमानस ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था। आज भी वो सपोर्ट है। आज भी लोग, एक मनोभाव तो तैयार हुआ है कि घर का कचरा बाहर कहीं अन्यत्र नहीं डालना है, कचरे की गाड़ी में डालना है या कूड़ादान में ही डालना है। किंतु धीरे धीरे वो प्रतियोगिता बढ़ती चली गई और हम उस कमी को अपने ही ओर मोड़ लें तो ज़्यादा सही होगा कि कहीं ना कहीं हमारी सक्रियता और हमारी सतर्कता में कहीं कोई कमी आई, तो हम उस मुकाम को दोबारा पाने में या फिर उसे बनाए रखने में सफल नहीं हो पाए। फिर भी प्रयासरत है, नगर निगम का अमला प्रयासरत है कि हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर और साफ बनाकर रख सकें, और उस पर काम चल रहा है। जब आपने नगर निगम का प्रतिनिधित्व किया, जी कई मंच साझा किए आपने, तो उस समय की कोई ऐसी याद? कुछ चीज़ें लगता है कि सार्वजनिक साझा करने में भी कठिनाई आदमी महसूस करता है, किंतु मुझे खैर ऐसा नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये सब जीवन में उतार चढ़ाव हैं और आते जाते रहते हैं। पर इन घटनाक्रमों में एक दो घटनाएं हैं। जब एक बार परिषद हो रही थी, अध्यक्ष महोदय जी अपने आसंदी पर थे और सदन पूरा भरा हुआ था। कई बार माहौल उसका नकारात्मक बहुत होता था, अक्सर, जो मुझे मन से बहुत विचलित भी करता था, पर फिर भी मैं यही सोचकर संतोष करती थी कि शायद मैं नहीं समझती, शायद ऐसा ही होता है। पर एक बार परिषद ने अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया। तब मैं उस घटना में मैंने उठकर अध्यक्ष महोदय जी से यही कहा था कि अध्यक्ष महोदय जी, इस परिषद की अपनी एक मर्यादा है, यदि आप उस मर्यादा को नहीं बचा सकते तो मैं अपनी मर्यादा लेकर जा रही हूँ, और मैं सदन से बाहर निकल गई थी। फिर मैं लौटकर फिर उस दिन की परिषद में नहीं आई। मतलब वो एक यादगार दिन हो गया? यादगार क्या मतलब, पर एक सुखद अनुभूति वाला यादगार नहीं है, पर तकलीफ देता कि ये सब नहीं होना चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं और जनता के हित को लेकर वहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ना कि हम एक दूसरे की कमियों और खूबियों के लिए इकट्ठे होते हैं। तो कई बार मन खराब करता था उस तरह का माहौल, और वो चीज़ मुझे आज भी चुभती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो फिर किसकी ऐसी प्रेरणा थी और फिर से उस सदन के लिए तैयार हुई? मैंने अब संगठन में ये बात रखी, पार्टी संगठन में, और मैंने कहा कि इस तरह के माहौल में काम करना संभव नहीं है। किसी भी काम को अच्छे सुपरिणाम की ओर ले जाने के लिए हमको सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण चाहिए। तो फिर उस पर समझाइश वगैरह भी संगठन के स्तर पे हुई थी, और उसके बाद पुनः फिर बाद में, उस दिन तो नहीं हुई परिषद, उसके बाद फिर कोई दूसरी तारीख लेकर के फिर परिषद हुई। अब आप एक राजनेता हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी कह सकते हैं, जो समाज में सबसे अग्रणी पंथ पर रहे। ऐसी स्थिति में आपकी जो भविष्य की योजना है वो क्या होंगी? भविष्य के लिए मैं तो यही मानती कि न दैन्यम न पल, और हुई है वही जो राम रचिरा। मैं अपनी स्वयं की कोई योजना नहीं है, पर ईश्वर की योजना में जहाँ वो मुझे ले जाएंगे मैं वहाँ पर काम करने की है। शहर के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हो भी रही, आगे होने की भी संभावनाएं हैं, और विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में तो हमारा ये क्षेत्र बहुत ही कहना चाहिए विस्तृत है और संपन्न है। कहीं ना कहीं वो हमारे स्थानीय लोगों को भी समृद्धि की ओर ले जाएगा, है ना। तो उस पर कुछ कुछ किया जा सकता है योजना करके। और एक ड्रीम था मेरे को, जैसे अपना रानी तालाब परिसर है, तो मैं गई थी अक्षरधाम, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने अक्षरधाम में हम सभी मेयर्स को घुमाया था। वहाँ एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हुआ था, इवनिंग में होता है, शाम के समय। बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा वो हिस्टोरिकल प्रोग्राम था। और हमारा
हमारी रीवा की विंध्य की माटी, इस धरती की प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं। यहाँ पर इतनी संपन्नता ईश्वर ने जैसे दिल खोल कर दिया है। और यदि हम अपने इस क्षेत्र की खूबियों को, विशेषताओं को एक माला में पिरोकर और इस तरह का एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अगर शुरू कर लें रानी तालाब परिसर में, तो मुझे लगता है कि हमारे निगम के लिए एक स्थायी राजस्व की व्यवस्था और हमारे स्थानीय लोगों को और आने वाली पीढ़ी को इस क्षेत्र की खूबियों से, विशेषताओं से परिचित होने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथ ही स्वरोजगार की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्वरोजगार की भी होगी। मैंने कहा ना कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पा लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो वो एक था, किंतु वो संस्कृति विभाग से मिलना और उसके लिए प्रयास करना, एक थोड़ा होता ना, कोई चीज़ की प्रक्रिया, शासकीय प्रक्रिया में काफ़ी जटिलताएं हो जाती हैं, जटिलताएं आती हैं, तो अपन उस पर नहीं पूरा सफल हो पाए। किंतु मन में ये था कि हमारे शहर में ये चीज़ हो, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर ऐसा होगा। अच्छा, आपका एक विशेष रुझान कला साहित्य पर भी है। ये मेरे एक छुपा हुआ पहलू था। ये मेरे रुचि का क्षेत्र है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बचपन से भाषण कला पे शौक रहा है, और बहुत छोटी थी तो अपन लोगों के समय में, शिक्षा के समय, अपन के यहाँ 22 से 24 दिन की अपनी दीपावली की छुट्टी हुआ करती थी। जी जी, दशहरे से लेकर दीपावली तक ये 80-90 के दशक में ऐसा होता ये मिलती थी। तभी हमारा हायर सेकेंडरी उसी ईयर का बीच का है, तो मैं शायद 9th क्लास में थी, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो ये 24 दिन की छुट्टियां हो गई, दीपावली की छुट्टियां, और किसी समाज सेवी संस्था के द्वारा प्रतियोगिता रखी गई। तो फिर प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि वो ममता से कांटेक्ट करो, वो प्रतियोगिता में भाग लेगी। चूँकि छुट्टियों का समय था, स्कूल से खबर आई और विषय आया कि पंचवर्षीय योजना, उस समय कांग्रेस का शासन था, तो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उस पर किसी भी एक विषय पे। हमने कहा किस विषय पे तैयारी करनी, बोले किसी पे भी कर लो। तो मैंने प्रौढ़ शिक्षा पे कर ली तैयारी, किंतु विषय वहाँ पहले से डिसाइड थे, निश्चित थे। पहुँचने के बाद ये हुआ कि प्रतियोगिता शुरू हो रही, तो बोले कि नहीं, जो आयोजक है उन्होंने तय किया है दहेज प्रथा पे। हम कहा ये क्या करें, विषय ही परिवर्तित हो गया पूरा। हम तो पूरा प्रौढ़ शिक्षा पे हम थोड़ा बहुत अध्ययन वगैरह करके गए हैं, अब हम क्या करें। तो बोले नहीं, प्रतियोगिता में नाम है, तुम्हें भाग तो लेना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम भाग ले लेंगे, पर बस एक हमारी कहना चाहिए आग्रह हमारा आपसे ये कर लें कि मुझे सबसे अंतिम प्रतियोगी रखिएगा। और मैं चुपचाप सबसे पीछे बैठ गई और प्रत्येक प्रतियोगी को ध्यानपूर्वक सुना, और हर किसी के अंदर कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, ये ईश्वर प्रदत्त है। तो सभी प्रतियोगियों को ध्यान से सुनती थी, और हर किसी के जो बहुत अच्छे पॉइंट थे वो मेरे दिमाग में संग्रह करती गई, और आखिरी प्रतियोगी मैं थी। और फिर मैंने उन सबके कंक्लूजन निकाल के मैंने अपना उद्बोधन दिया, एक नया निचोड़ निकाल कर मैंने अपनी भाषण प्रतियोगिता में जब मैंने भाग लिया, तो ईश्वर की कृपा से प्रथम स्थान मिला, मेरे स्कूल का गौरव बढ़ा, और मैं खुद भी इसके लिए हतप्रत थी। तो ये मेरा बचपन से रुझान है, और ये माता पिता से हमें ये जीन्स मिला है, हमारे सभी भाई बहनों में है। तो अभी अब कला साहित्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं आगे की? इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के विकास में और यहाँ की बोली भाषा, इस पर जो भी, तो उसी का एक अभिनव पहल था ना। 2015 से ही तो शुरू हुआ था विंध्य महोत्सव। जी जी, लेकिन अभी कुछ समय से जो है 2019 से फिर वो बस सरकार बदली तो वो कार्यक्रम भी चला गया, और कोरोना, तो ये 3-4 साल का काफ़ी बड़ा व्यवधान रहा। पर हम सभी आशान्वित हैं कि भविष्य में विंध्य महोत्सव पुनः शुरू होगा हमारे शहर में, और शहर के लोगों में भी एक बहुत उत्साह रहता था उसको लेकर, है ना। और हमको अपनी स्थानीय कला के साथ बाहर से आए हुए कलाकारों को भी देखने का और उनको सुनने का अवसर मिलता था।
तो इस तरह की चीज़ें हमारे शहर में हों और इन आयोजनों के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ है हमारे स्थानीय कलाकारों को, प्रोत्साहन मिल जाएगा। शिल्पकारों को उनको प्रोत्साहन के साथ रोजगार भी मिले। ये हमारे अगर देखा जाए कि रीवा में कई प्रकार के कलाकार हैं और कई विधाओं में उनकी महारत है, तो उनके लिए आपका क्या? इन सबको बहुत ज़्यादा शासकीय जानकारी मैं नहीं वो कर पाऊंगी, किंतु जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इन्हें संस्कृति विभाग से जोड़ करके और इनको सकारात्मक पहलू से जोड़ना चाहिए और कुछ ऐसा एक निश्चित आयोजन शहर में, जैसे अपने लिए तो एक कला का बहुत बड़ा केंद्र कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम है ना, तो हमारी कलाओं से संबंधित एक दो सुनिश्चित कार्यक्रम होने चाहिए जो वर्ष में एक दो होने ही है ना, तो उस तरह का भी एक अभिनव पहल अगर रखा जाए तो अच्छा होगा इस क्षेत्र के लिए। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, मेरी हार्दिक शुभकामना। वर्तमान जो परिवेश है उसमें महामारी कोरोना से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, जनमानस पीड़ित है। ईश्वर सभी को स्वस्थ, शतायु और सुरक्षित जीवन दे, ऐसी मेरी शुभकामना है और यह क्षेत्र उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ता रहे। आप सबकी सहभागिता सदैव सकारात्मकता के साथ जुड़ी रहे, यही मेरी शुभ भावना है। आप सबके साथ, आप सबसे विनम्र अपील। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है के कार्यक्रम में आज रीवा नगर की महापौर श्रीमती ममता गुप्ता जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आप इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी। साथियों, कुछ ऐसी ही हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।